क्या आप सोच सकते हैं एक तरफा प्यार में इंसान कितना घिर सकता है, कितना घिनौना काम कर सकता है। और तो और ऐसे इंसान को मौत से भी डर नहीं लगता। तो आज हम इस कहानी में एक ऐसे ही दिल दिला देने वाले केस के बारे में बताएंगे। एसिड अटैक से जान गंवाने वाली प्रीति राठी तेजाब हमले का शिकार हुई प्रीति राठी दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी को Preeti Rathi acid attack and murder case. किसी को नहीं जानते और ये तारीख है 1 मई 2013 की। वैसे तो ये सभी लोगों के लिए एक आम दिन था, लेकिन दिल्ली में रहने वाली प्रीति राठी के लिए एक बहुत ही खास दिन था, क्योंकि प्रीति राठी का चयन इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट नर्स के रूप में हुआ था। इंडियन नेवी में नौकरी लगने के बाद प्रीति राठी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। इसी बीच प्रीति राठी को ज्वाइनिंग के लिए मुंबई पहुंचना था। 1 मई 2013 को प्रीति राठी अपने पिता और अपने चाचा चाची के साथ दिल्ली से मुंबई के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस में बैठकर मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचते हैं। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचने के बाद प्रीति और अपने पापा और चाचा चाची प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं। तभी प्रीति अपने पिताजी से और चाचा चाची से कुछ 10 से 15 कदम पीछे चल रही होती है। तभी प्रीति को कुछ फील होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है। तभी एक लड़का खड़ा होता है जिसने मुंह पर कपड़ा बांधा होता है और अपने बैग में से एक प्लास्टिक की बोतल निकालता है, जो एक च्यवनप्राश की बोतल होती है। उसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ होता है और प्रीति के चेहरे पर फेंक कर भाग जाता है। तभी प्रीति की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर प्रीति के पिताजी और उसके चाचा चाची उसके करीब आते हैं और स्टेशन पर जो भी मुसाफिर रहते हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक लड़के को शक होता है कि ये तो एसिड है जो कोई फेंक कर भागा है। तभी कुछ लड़के उस जो शख्स था जो जिसने प्रीति के ऊपर एसिड फेंका था, उस लड़के को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, उसके पीछे भी भागते हैं, लेकिन वो लड़का किस्मत से उनसे बचकर चला जाता है। तभी प्रीति को स्टेशन मास्टर की केबिन में लेकर जाया जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद एक स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम है गुरु नानक हॉस्पिटल। प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब वहाँ के डॉक्टर प्रीति को देखते हैं तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि एक गंभीर मामला है, इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता है। तभी उस हॉस्पिटल से प्रीति को एक बड़े हॉस्पिटल जिसका नाम है मसीही हॉस्पिटल, वहाँ पर प्रीति को शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पर शिफ्ट करने के बाद प्रीति का इलाज चालू होता है। जब उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तब डॉक्टर को पता चलता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पर फेंका गया था वो उसके मुंह से होता हुआ पेट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी आंतें खराब हो जाती है, लंग्स लीवर वगैरह भी खराब हो जाते हैं। जो कि ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पर फेंका गया था, चेहरे पर फेंकने की वजह से वो उसकी 100% दोनों आंखें डैमेज भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ना बोल पाती है और ना ही उसको कुछ दिखता है। ये घटना मीडिया में भी आग की तरह फैल जाती है और लोगों में भी बहुत गुस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एसिड अटैक का केस होता है। तभी महाराष्ट्र सरकार भी प्रीति राठी के परिवार का पूरा सपोर्ट करती है, उनकी पूरी मदद करती है उस क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए। तभी प्रीति को एक अच्छे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर भी प्रीति की तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता और तो दिन पे दिन उनकी तबीयत और तो ज़्यादा ख़राब होती जाती है। तभी आज इस घटना को घटे करीब 1 महीना हो जाता है और प्रीति ये जंग हार जाती है। 1 जून 2013 को प्रीति ये जंग हार जाती है, प्रीति की डेथ हो जाती है। तभी प्रीति को मुंबई से दिल्ली ले जाया जाता है और 2 जून 2013 को प्रीति राठी का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति को दम तोड़े 1 महीना हो चुका था और पुलिस अभी तक अपराधी को पकड़ नहीं पाई थी। इधर मुंबई पुलिस लगातार अपनी जांच कर रही थी, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। इस हादसे के बाद मुंबई पुलिस स्टेशन के सारे CCTV कैमरे खंगोलती है, लेकिन जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था, एसिड अटैक हुआ था प्रीति राठी पर, उस जगह पर कोई कैमरा एंगल नहीं था। पुलिस दूसरे कैमरे एंगल से देखती है। तभी एक शख्स तो एक लड़का था जो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, वो एक घबराता हुआ भागता हुआ पुलिस को नजर आता है। तभी पुलिस उस फुटेज के आधार पर स्टेशन पर सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। इसी बीच शक के आधार पर पुलिस जो है प्रीति राठी के घर के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को भी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन गिरफ्तार करने के कुछ ही समय बाद उसको भी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जांच में पता चलता है कि जिस वक्त प्रीति और उसके पिताजी और उसका परिवार मुंबई में थे, वो लड़का उस वक्त दिल्ली में ही था। इसी आधार पर उसको भी रिहा कर दिया जाता है, उसको भी छोड़ दिया जाता है और ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और मुंबई पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगता है। तभी ये केस मुंबई पुलिस से मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। अब आगे की जो भी केस की कार्रवाई होती है वो मुंबई क्राइम ब्रांच संभालती है। इस केस को लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं और मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ भी अभी तक कुछ नहीं लगता है।
15 अगस्त 2014 को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम के साथ दिल्ली आती है। दिल्ली में नरेला एक इलाका है जहाँ पर प्रीति राठी का घर है। वहाँ पर एक 23 साल के अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लिए थे। अंकुर पवार प्रीति राठी का पड़ोसी है, वो एक अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अंकुर पवार को गिरफ्तार करके मुंबई ले आती है। मुंबई में जांच में पता चलता है कि अंकुर पवार ही वो शख्स है जिसने प्रीति राठी पर एसिड अटैक किया था। अंकुर पवार को इस चीज का भी पता था कि प्रीति राठी का एयरफोर्स में बतौर नर्स के रूप में सिलेक्शन हो चुका है और वो 1 तारीख को मुंबई जा रही है, क्योंकि पड़ोसी होने के नाते इन दोनों के घर पे आना जाना लगा रहता था। अंकुर ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के अंडरटेकिंग के एक नज़दीकी दफ्तर से बैटरी एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड को चुरा कर एक च्यवनप्राश के डब्बे में भरकर अपने साथ मुंबई ले गया था। 1 मई 2013 को प्रीति राठी अपने परिवार के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई जा रही थी और उसी ट्रेन में अंकुर भी प्रीति राठी के परिवार वालों से नजर छुपाते हुए ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ जाता है। वो पूरे रास्ते सही मौके की तलाश में रहता है, लेकिन ट्रेन में भीड़ होने की वजह से वो अपने क्राइम को अंजाम नहीं दे पाता है। जांच में ये भी सामने आया कि अंकुर जो है प्रीति को पसंद करता था और अंकुर ने प्रीति को शादी के लिए भी पूछा था, लेकिन प्रीति ने शादी के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। अंकुर के घर वाले भी अक्सर अंकुर को ताना मारा करते थे क्योंकि अंकुर पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था और प्रीति पढ़ाई में भी अच्छी थी और अब तो प्रीति की जॉब भी लग गई थी और अंकुर के घर वाले अब उसको और ज़्यादा ताना मार रहे थे। तो इसी सब जलन भावनाओं की वजह से अंकुर ने इस क्राइम को अंजाम दिया। अपने क्राइम को अंजाम देने के बाद अंकुर पवार भागकर कई स्टेशन से बाहर नहीं जाता है, वो सीढ़ियां चढ़कर एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक मुंबई से दिल्ली आने के लिए एक ट्रेन खड़ी होती है। वो उस ट्रेन में बैठ जाता है और वो अपने दिल्ली वापस आ जाता है। घर आकर अंकुर ने बताया कि वो इंटरव्यू के लिए उत्तराखंड गया था। जब पुलिस की छानबीन की गई तो छानबीन में सामने आया कि अंकुर ने जो मनगढ़ंत कहानी बनाई थी वो जॉब के सिलसिले में उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में गया था। ऐसा कोई इंटरव्यू वहाँ पर हुआ ही नहीं और एक बार फिर से पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और इस केस की सुनवाई एक स्पेशल वुमेन कोर्ट में हुई थी और इस केस की जज A.S. सिंधे थी। फैसला 3 साल के बाद 2016 में सुनाया गया था। यह एक लैंडमार्क जजमेंट था। हमारे भारत में पहली बार किसी एसिड अटैकर को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। फैसला सुनाने के बाद जज ने यह भी कहा कि प्रीति 30 दिनों तक जिंदा सिर्फ इसीलिए रह पाई क्योंकि उसने अपना चेहरा नहीं देखा था। शायद अगर वो अपना चेहरा देख लेती या थोड़ी सी भी झलक देख लेती, उसको पता चल जाता कि वो कैसी दिख रही है, तो शायद वो 30 दिनों तक भी जिंदा नहीं रह पाती और उसके पहले ही शायद वो मर जाती। तो यही कारण था कि अंकुर को केस में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन 2019 में मुंबई हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलते हुए उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। जब प्रीति हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो कुछ बोल नहीं पाती थी तो अपने दिल की बातों को कागज़ पर लिखकर अपने पिताजी को बताया करती थी। तो वही कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी अचानक किसी ने कुछ फेंका। कुछ पता ही नहीं चला कि वो गोरा था या काला था। मुझे बहुत जलन हो रही थी, मैं बहुत तड़प रही थी। अगर उस दिन मौसी मेरे साथ ना होती तो शायद मैं बच ही ना पाती। अब तक तो घर पर सबको पता चल गया होगा, मम्मी भी बहुत टेंशन में होंगे। मैंने INS की नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। मैं लेफ्टिनेंट नर्स की नौकरी पाकर बहुत खुश थी। मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी, पर अब शायद ये नौकरी भी चली गई होगी। डॉक्टर यहाँ मुझे कुछ ठीक से बता नहीं रहे हैं। सर्जरी कब होगी, प्लास्टर कब हटेगा और हम कितने दिन और हम यहाँ पर रहेंगे। कल शाम से हाथ की मूवमेंट में भी पेन है, पहले नहीं था। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मेरी राइट आइज खराब है। उन्होंने कहा जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होगा तब तक मैं नहीं देख पाऊंगी और ट्रांसप्लांट जब तक मैं चेहरे से ठीक नहीं हो पाऊंगी तब तक नहीं हो पाएगा। पापा, मुझे तन्नू और निक्की की भी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ हो। मम्मी पापा ने तो मेरे लिए रिश्ता दिखना भी शुरू कर दिए थे, पर अब मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है। ये वही खत की कुछ लाइनें हैं जो प्रीति ने अलग अलग वक्त पर लिखे थे।